नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। वैसे तो हकीम जो शब्द है वो जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं, उसे जो उर्दू में हकीम कहा जाता है, फारसी में भी हकीम कहा जाता है। और इनका मुख्य काम होता है कि जड़ी बूटी से लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना। और कई हकीम, बहुत अच्छे हकीम भी हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए हैं, काफ़ी रिसर्चेज की हैं उनके ऊपर, जड़ी बूटियों के ऊपर, और अच्छा लोगों को फ़ायदा भी दिया है। लेकिन सोचिए, अगर हकीम दवाई बनाने की जगह पे हथियार बनाने लगे, कट्टा, बंदूक, राइफलें बनाने लगे, तो फिर समाज के लिए, सरकार के लिए चिंता का विषय तो बनता ही है। क्योंकि जो जिसका काम है वही काम को करे, और जब आप लीक से भटकते हैं और दूसरे काम को अख्तियार करते हैं तो ऐसी समस्याएं सामने आएंगी जैसी अभी हकीम सलाउद्दीन के पास आई हुई है। सलाउद्दीन उर्फ लाला। मुसलमानों में एक चीज़ देखी होगी आपने कि वो कई लोग ऐसे नाम रखते हैं जिससे लोगों को पता ही न चले कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम। लेकिन जो लोग हिंदुओं को धोखा देने की फिराक में रहते हैं, ऐसे लोग अक्सर ये देखा गया है कि अपने नाम भी इसी प्रकार से रखें ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम। सलाउद्दीन का नाम तो सलाउद्दीन है, लेकिन इनको क्षेत्र के लोग लाला हकीम के नाम से जानते थे। यही उनकी पहचान थी। लाला हकीम को जब गिरफ्तार किया गया और उनकी डिवाइसेस चेक की गई तो पता चला कि इनके पाकिस्तान से बहुत गहरे संबंध हैं और पाकिस्तानियों के साथ में रोज़ इनकी कई लोगों से बातें होती हैं। कुवैत में भी लोगों से बातें करने का इनका प्रमाण मिला है और पाकिस्तान की कई बार ये यात्रा भी कर चुके हैं। लाला हकीम और सलाउद्दीन के घर से तलाशी में एक लाल पर्ची मिली है और लाल पर्ची में कई संदिग्ध नंबर मिले हैं जो पाकिस्तान के भी हैं और दूसरे देशों के भी हैं। अब पुलिस क्या जांच करती है, कैसे जांच करती है, ये उसका विषय है, लेकिन बहुत ही मामला गंभीर है, ऐसा लोगों का कहना है। मुहर्रम के ठीक पहले हथियारों का मिलना, भारी मात्रा में कारतूसों का मिलना चिंता का विषय तो है ही, साथ ही यह भी चिंता का विषय है कि पाकिस्तान से जो इसकी बातें हुआ करती थीं उसमें कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं है जो कोई गलत संदेश दे रहा हो। क्योंकि पड़ोसियों का कहना है कि इनके घर में कई पाकिस्तानी कई बार आ, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इनके घर से 20 बोरी कारतूस मिले हैं। अब ये गिनती का विषय है, कितने हैं, क्या हैं, और 300 के आसपास अस्त्र शस्त्र जो कुछ बने हुए हैं, कुछ अधबने हुए हैं, कुछ पुराने हैं। बताते हैं कि सलाउद्दीन मियाँ कबाड़ी मार्केट से पुरानी बंदूकें वगैरह भी खरीद लाते थे और उनके पार्ट्स प्रयोग करते थे नई बंदूकें बनाने में, राइफल बनाने में, ऐसा पुलिस को अंदेशा है। लेकिन वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि बरामदगी मात्र 10% ही दिखाई गई है। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी सोचनीय विषय है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ से जब आप दिल्ली के लिए चलते हैं मुरादाबाद रूट पर, तो रास्ते में एक जगह आती है मलिहाबाद।
और जब आप मलिहाबाद के क्षेत्र में पहुँचेंगे तो आपको चारों तरफ आम के बगीचे मिलेंगे। मलिहाबाद वो जगह है जो आम के लिए बहुत ही मशहूर है और वहाँ से अधिकांश आम की फसल विदेशों को जाती है। कुछ दिन पहले ही एक बागबान ने वहाँ एक ऐसी पौध तैयार की जिसमें एक ही पेड़ में 300 प्रकार के आम लगते हैं। और उसी के पास मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में जब सलाउद्दीन के घर पुलिस ने छापा मारा तो सलाउद्दीन घर के बाहर ही मिल गया और उसकी जब जामा तलाशी की गई तो उसके पास 8 कारतूस 315 बोर के मिले। अब बताइए, जेब में डाल करके कारतूस चलने वाला व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाहर कारतूस डाल के बैठा था किसी का इंतज़ार कर रहा होगा, किसी को देने के लिए कि कोई कारतूस लेने उससे आ रहा होगा। और हो सकता है वो मुखबिर ही हो जिसने पुलिस को सूचना दी हो कि इसके घर में अवैध हथियारों का काम होता है। सलाउद्दीन से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि इसकी एक अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री है जिसने अपने घर के पास ही बना रखी थी और इसका घर भी थाने से 100 मीटर के अंदर ही स्थित है। और इसके घर के पास में एक पुराना सिनेमा हॉल बंद पड़ा हुआ है, उसी में यह सब काम करता था। लोग बताते हैं इसके घर से अक्सर ड्रिल मशीनों की आवाज़ें आया करती थीं और चूंकि बहुत किसी से मतलब नहीं रखता था इसलिए लोगों से भी इसका मिलना जुलना कम होता था। लेकिन लोगों ने ये ज़रूर बताया कि इसके घर में संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता था। उस पुराने पड़े सिनेमा हॉल में ही इसने फैक्ट्री बना रखी थी। चूँकि पुराना पड़ा है, खंडहर है, तो किसी को शक भी नहीं होता था। लेकिन इसके घर में जो माल बरामदगी हुई है, इसके साथ ही एक हिरन की खाल भी बरामद हुई है, तो पुलिस ने इसके ऊपर वन्य जीव संरक्षण का भी मामला दर्ज कर रखा है। सलाउद्दीन के घर के पास ही मस्जिद भी है, मदरसा भी है और आम तौर पर भारत में जहाँ पर मस्जिद और मदरसा होते हैं उस जगहों पर पुलिस जाने से कतराती है, क्योंकि इनसे साधारण पूछताछ करने में भी दंगा की स्थिति बन जाती है। इसलिए पुलिस आम तौर पर जब तक कोई सटीक सूचना न हो या कोई ऊपरी दबाव न हो या कोई ऐसा आदेश न हो तो ऐसे क्षेत्रों में जाने से कतराती रहती है। बगल में चूंकि थाना भी है पुलिस का, इसलिए भी लोगों को कुछ शक नहीं होता था कि थाने के पास ऐसी अवैध गतिविधि कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन वो बंदा कर रहा था। लेकिन सवाल ये भी है कि LIU क्या कर रही थी। LIU जो होती है उसका काम ही होता है कि क्षेत्र में जो ऐसी गतिविधियां चल रही हों या और भी जो भी गतिविधियां चल रही हों उनकी जानकारी करना, उनके बारे में पता करना। तो LIU भी फेल हुई उसमें और थाना पुलिस भी फेल हुई है और इतना बड़ा फैक्ट्री का कारोबार वहाँ पर चलाया जा रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि शुरुआती दौर में पुलिस इसको दबाना चाहती थी, लेकिन चूंकि मामला गंभीर था, बड़े स्तर का हो गया था, इसलिए उसको छोटा कर दिया। जो सामान की बरामदगी वहाँ पर हुई थी उसका बताते हैं 10% भी पुलिस ने नहीं दिखाया, जबकि पूरा अगर दिखाते तो बहुत बड़ा मामला बनता और कोई भी पुलिस थाना अपने क्षेत्र में बड़े इस प्रकार के कांड को होते देखना नहीं चाहती और अगर हो गया है तो उसको छुपाने में ही ज़्यादा रुचि लेती है। लेकिन मामला ऊपर तक गया था, इसको ख़त्म नहीं किया जा सका, उसको पकड़ के उसका चालान भी कर दिया गया है। लेकिन प्रश्न ये भी है कि आखिर ऐसा क्या दबाव था पुलिस पर कि छोटी छोटी बातों को ले करके पुलिस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस वार्ता करती है, लेकिन ऐसे मामले में पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रेस वार्ता नहीं की और उसको सीधे से शाम रात में पकड़ा, सवेरे उसका मेडिकल कराया और मेडिकल करा करके उसको तुरंत ही जेल। अब ये हकीम बनने की इसकी कहानी बताते हैं कि सलाउद्दीन उर्फ लाला का एक बार पैर टूट गया था और इसने पैर ठीक कराने के लिए जो देसी हकीम होते हैं
उनकी मदद ली और उनकी जड़ी बूटियों से उसने अपना पैर ठीक कराया। जब इसका पैर ठीक हो गया तो इसने फिर खुद हकीम बनने की ठानी और खुद हकीम बन गया। और बताते हैं कि जिसकी हड्डी उतर जाती थे या टूट जाते थे उसका बहुत बड़ा मास्टर कहा करता था, और कैसी भी हड्डी की चोट होती थी उसको ठीक करने का दावा किया करता था। लेकिन इसके पीछे जो प्रत्यक्ष रूप से तो ये हड्डी जोड़ने का काम करता था, लेकिन ये हथियार जोड़ा करता था, हथियारों को बनाने का काम करता था। जब उसकी तलाशी ली गई तो हथियार बनाने के सामान प्राप्त हुए, वहाँ पर ड्रिल मशीनें प्राप्त हुई, जो और भी वेल्डिंग मशीनें प्राप्त हुई, जो जो उसमें सामान लोहे के काम में लगते हैं सब पूरे उसके पास से बरामद हुए। चूँकि सातिर किस्म का था इसलिए मोहल्ले के ज़्यादा लोग इससे संपर्क नहीं रखते थे और कोई बहुत ज़्यादा इससे बातचीत भी नहीं करते, तो ये भी बातचीत नहीं करता था। इसलिए भी जब किसी से कोई बातचीत नहीं करता है तो क्या करता है, बिजनेस क्या करता है, कैसे क्या रहता है, ये चीज़ें जल्दी से बाहर नहीं आ पाती हैं। मोहल्ले वालों ने बताया कि इसके घर में संदिग्ध लोग तो आते जाते थे, लेकिन जब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो किसी को कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता था। आते थे आते रहते थे, कोई मतलब नहीं था किसी को। जब पुलिस को ये खबर लगी कि इसके घर में ये काम हो रहा है तो उसने रात में छापेमारी करने की योजना बनाई शाम को, और छापेमारी के पहले उसने पूरे क्षेत्र की बिजली कटवाई और बिजली कटवाने के बाद में पूरे क्षेत्र को लगभग 100 मीटर के दायरे को पूरा सील कर दिया। न तो वहाँ से किसी को निकलने दिया, न तो वहाँ किसी को घुसने दिया। इसलिए बड़ी ही मुस्तैदी से पुलिस ने छापा मारा। अब इसका जब पता किया गया तो इसकी एक बेटी नॉर्वे में रहती है, दूसरी बेटी लखनऊ में भी बीटेक कर रही है। इससे भी लोगों को ये शक होता था कि छोटी सी हड्डी जोड़ने की दुकान में ये कितना कमा लेता होगा, क्योंकि हड्डी जोड़ने के केस रोज़ तो आते नहीं हैं हकीमों के पास में, कभी कभार कोई आ जाता है, तो कितना कमा लेता होगा कि इतना अपना जो है स्टेटस मेंटेन किए हुए है। जबकि इसकी पत्नी जो है एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। तो लोगों को ये भी रहता था कि इतनी कम कमाई में इतना बढ़िया इसके घर का मेंटेनेंस है, ये कैसे होता होगा। शायद इन्हीं चीज़ों को लेकर भी किसी ने मुखबिरी की हो और मुखबिरी करने के बाद में मामला इस अंजाम तक पहुंचा है। तो आज की इस खबर में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।